नमस्ते, आपका स्वागत है मीडिया विजिल के नए कार्यक्रम जात न जात में। मंडल कमीशन को लागू हुए 30 साल हो गए हैं। 1979 में जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन की स्थापना की। इसके अंतर्गत वो आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि हमारे देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी पिछड़ी जातियां कौन-कौन सी हैं। वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। उसके बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी इसको कोई खास तवज्जो नहीं दी। फिर अगस्त 7, 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की कि वो मंडल कमीशन को लागू करना चाहते। आज हमारे साथ हैं इंद्रशेखर सिंह, डायरेक्टर नेशनल सीड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। इनका एक और परिचय है और वो है ये है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के पौत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंद्र। और मैं पहला सवाल हमारी सहयोगी सौम्या से पूछने को कहूँगी। नमस्ते इंद्र, वेलकम टू द शो। तो मेरा पहला सवाल था कि वीपी सिंह जी ने जब साल 1990 में जो उनकी लाल किले से इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, स्वाधीनता दिवस का भाषण था, उसमें कहा था समाज के किसी भी हिस्से का उत्थान सिर्फ धन या पैसों से संभव नहीं है। वो लोग तभी विकसित हो सकते हैं जब उन्हें सत्ता में हिस्सा दिया जाए और हम वो हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब वो री-इलेक्ट होके वापस आए, अपनी पहली जो उनने स्पीच या भाषण दिया था उसमें कहा था अब 21वीं सदी में भारत की एक जाति गरीब है और दूसरी जाति वो है जो देश की गरीबी को मुक्त कराना चाहती है। आप इन दोनों भाषणों को या स्पीचेस को किस तरह से विश्लेषण करेंगे या इसका किस तरह से एनालिसिस करेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया रुक्मणी जी और सौम्या जी, आप लोगों ने वीपी सिंह जी बब्बा को ये मंच दिया और उनकी बातों रखने के लिए। तो मैं शुरू करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है और हमें समझना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। और ये आपके सवाल से भी जुड़ा है, मैं उस तक पहुंचूंगा। लेकिन एक व्यक्ति या एक राज्य या एक प्रजाति या एक जाति कैसे स्वतंत्र हो सकती है, पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या वो बंदिशें हैं या कौन से वो ऐसे कारागार या कारावास में फंसी हुई है जिससे उसको स्वतंत्र होना है ना। जैसे अमेरिका और भारत दोनों के लिए ये था कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे ऊपर थी और हमें उससे स्वतंत्र होना था। लेकिन भारतीय समाज जो है वो एक ऐसी प्रथा के चंगुल में फंसा हुआ था, आज से नहीं बल्कि पिछले 5000 सालों से, जिसे हम वर्ण प्रथा के नाम पे जानते हैं। हम लोग उसे अंग्रेजी में कास्ट सिस्टम कहते हैं, जाति परंपरा कहते हैं। और भारत की हर जो ट्रेडिशन है, हर जो उसका सोसाइटी का जो हर रूप है, उसमें हम पाते हैं कि जाति एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और जाति ना ही अहम हिस्सा है बल्कि जाति एक ऐसा हिस्सा है जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग सत्ता में हिस्सेदार होते हैं और कुछ लोग हमेशा दबे हुए होते हैं और दबा के मार दिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज का खून चूसते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस एक ही काम होता है कि और पैदा करें और अपने खून को, अपने स्वेट को इन अपर कास्ट लोगों के लिए बस तैयार करें और अपना खून चुसवाएं। ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग गांव से आते हैं, हमारे इलाहाबाद के पास हम लोग के गांव हैं, तो हमने तो ये बात बहुत करीबी तौर से देखा है। तो ये बोलते हुए अब मैं आऊंगा आपके स्पीच वाले सवाल पे। वीपी सिंह ने ये जाति प्रणाली को एक इंटेलेक्चुअल की तरह नहीं देखा, ना ही किताबी जानकारी नहीं थी उनकी जाति की, ना वो शहर में बले पड़े थे। वो एक राजा थे जो 10 साल की उम्र में राजा बन गए थे। मांडा का जब उनको राजगद्दी मिली तो उनके पास हजारों की तादाद में लोग आते थे, हजारों क्या लाखों की तादाद में उनके पैर पड़ते थे, हजारों ऊंची कास्ट के लोग आते थे। और वो उनका जीवन ही इस बात से बड़ा रूबरू था कि किस प्रकार से ऊंची जाति के लोग निचली जाति की औरतों को, लोगों को, बच्चों को उनका शोषण करते थे हर प्रकार से। जैसे हमारे यहाँ कुछ जाति होती हैं, आप उनके हाथ का पानी तक नहीं पी सकते, और ये आज तक सच है। कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे मुसहर,
मुसहर जाति ऐसी है जिनको जिनको जो नीची जाति वाले होते हैं वो भी कहते हैं इनके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे क्योंकि ये लोग मूस खाते हैं। अब अगर आज की तारीख में कोई हम शहरी आदमी कोई बात कहें तो उसको पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन जो आदमी उसमें बड़ा हुआ है, जो आदमी ऐसे परिवेश में बड़ा हुआ है जहां कि अगर आपने जाके एक यादव के लड़के को पीट दिया एक ठाकुर होते हुए या ब्राह्मण होते हुए तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर एक यादव ने आके आपके यहाँ का पानी पी लिया तो उसको पकड़ के पीटा जाएगा। अगर एक जाति होती है भारत की, अगर कोल के हाथ का आपने पानी पी लिया तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। तो वीपी सिंह का जो मानसिक जिनसे कहते हैं कि जिस तरह से उनकी जो परवरिश हुई है, जो उन्होंने सीखा, वो यहां से निकल के आया। तो जो उन्होंने उस स्टेटमेंट में किया कि सिर्फ पैसे से आप इन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप इनको ऊपर चढ़ाएंगे तो जो लोग 5000 सालों से बैठे हुए हैं वहां पे, क्या वो वहां भी उनके साथ अछूत का व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? वीपी सिंह के लिए ये उत्तर था कि बिल्कुल करेंगे। इनमें से आप में से जो 1990 के पहले स्कूल या कॉलेजेस गए हैं या जो भी सरकारी अफसरों में सरकारी ऑफिसेस गए हैं या कहीं भी आप लोग गए हैं, वहां पे पाएंगे कि शर्मा जी, मिश्रा जी, सिंह साहब और इनके अलावा कोई और लोग ही नहीं रहते थे वहां पे। कई सारी पॉपुलर मीडिया में बात आ चुकी है कि अगर, और पॉपुलर मीडिया क्या, आप बी आर अम्बेडकर जी की बात करिए। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि चाहे मुझे हक मिला स्कूल जाने का, लेकिन मुझे पीछे बैठा दिया जाता था, मुझे जाके क्लास में मास्टर अलग बैठाता था, अलग पानी पिलाता था। तो इसका पैसा आने से छूत या सामाजिक इक्वालिटी नहीं आ सकती है। और जहां तक बात है मोदी जी की, मोदी जी ने वीपी सिंह की काफी सारी जितनी अच्छाइयां हैं, मेरे हिसाब से उनको एक मॉडर्न रूप में उन्होंने अपनाया है। चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो या फिर प्रधानमंत्री की जो स्पीच है। वीपी सिंह वो एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की बात लाल किले से की, और उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, किसी ने सामाजिक न्याय का नारा छोड़ा नहीं। लेकिन हर वो आदमी जो लाल किले पे खड़े होकर सामाजिक न्याय की बात करता है, वो उसको बस उसकी बात रखता है, उसको अपने जीवन में उतारता नहीं है। आज भी आप देखें कि जहां जहां निचली जाति के या पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, जिन लोगों को सत्ता मिली है या जो लोगों को पैसा मिल गया है, क्या उनका आज भी हमारे समाज में उनको अपनाया जा रहा है? सवाल यह है, असली सवाल यह है कि क्या एक उच्च जाति का ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी एक यादव से करेगा जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं? असली सवाल यह है। सवाल यह है कि क्या आप अपने भाई बहनोइयों की शादी करेंगे पिछड़ी जातियों में? अगर आप उच्च कुल के ब्राह्मण हैं तो क्या, अगर आप उच्च कुल के ठाकुर हैं तो क्या आपकी बहू बेटियां की शादी होगी, आपके बच्चे उनके बच्चों के साथ खेलेंगे? आज भी वो दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, और ये दूरियां पैसे से नहीं कम हो सकती हैं। मोदी जी जो बात कह रहे हैं, मोदी जी कास्ट से क्लास की बात कर रहे हैं। आप ये बात समझिए, बहुत जरूरी है ये बात समझना कि मोदी जी कास्ट वॉर को एक क्लास वॉर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हर गरीब कास्ट एक जैसी है। नहीं, हर गरीब कास्ट एक जैसी नहीं है। अगर आज आप उठें और जाके देखें कि जो लोग आपके घरों के बाहर गार्ड्स होते हैं जो सोसाइटी के, मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा, जो लोग जाके जो उच्च जाति के लोग गार्ड्स की नौकरी करते हैं बंबई जैसे शहरों में, बंबई, दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में, आप जाके उनसे बात करिए, जो तिवारी होंगे उनमें, या मिश्रा होंगे या ब्राह्मण होंगे, उनका रवैया और उनकी स्थिति एक गार्ड की पोजीशन में भी ज्यादा होगी कंपेयर टू अ यादव। ऐसा क्यों है? आज भी क्यों यादवों को गायों और इन गायों के समान और भैंस चराने के समान सिर्फ समझा जाता है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो असली जो इसका विश्लेषण यही है कि मोदी जी देश को बेवकूफ मत बनाइए। ये एक कास्ट की समस्या है जो क्लास से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आज के मॉडर्न युग में वैसे ये बात भी ठीक है, मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा मोदी जी को इस बात का कि कास्ट और क्लास जो है और करीब आ चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लोअर क्लासेस में भी जो ब्राह्मण हैं और जो लोअर क्लास का SC ST है, जो लोअर क्लास का OBC है, उसमें बहुत बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। और कोई भी व्यक्ति जो शहर में बड़ा पला है वो ये गैप को नहीं समझ सकता है। उसके लिए आपको गांव जाना पड़ेगा, आपको जाके देखना पड़ेगा कि जो निचली जाति के लोग हैं उनकी बहू बेटियों के साथ उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। जब हम देखते हैं कि दलित लड़कियों के साथ मिसबिहेव लोग करते हैं या उनके साथ उनका दमन होता है, तो कितनी बार उच्च जाति के लोग होते हैं और कितनी बार ये केसेस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते हैं।
तो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी, क्योंकि हम मंडल कमीशन पर भी बात कर रहे हैं, और आपने सीधा मंडल कमीशन क्यों लाया गया, क्यों वीपी सिंह मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उस पर आप सीधे एकदम आप चले गए, जो एक्चुअली अच्छा किया। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैं उस कश्मकश पे जाना चाहती हूँ, मैं 1990 में का सफर देखना चाहती हूँ, अभी तक का सफर, क्योंकि सौम्या का भी पहला सवाल उसी पे था कि 1990 में जब उन्होंने मंडल कमीशन की बात की संसद में, मैं उस वक्त स्कूल में थी वैसे, और हम लोगों ने उस वक्त वो बहुत सारे सेल्फ इमोलेशन के केसेस जो रिपोर्ट हो रहे थे हमने देखे, और इनफैक्ट उस वक्त मीडिया में, जैसे आपने इस चैट के शुरुआत में ही कहा कि मीडिया तब भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, एक्चुअली उस वक्त था, और वो मैं उसकी साक्षी हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं देखा जो प्रो मंडल कमीशन हो। ये आप इस चीज को कैसे समझते हैं? वो मंडल कमीशन 1990 में एक प्रधानमंत्री लागू कर रहा था, और दूसरी तरफ जो पॉपुलर परसेप्शन तैयार किया जा रहा था वो था कि इससे एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो पीछे चली जाएगी। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए रुक्मिणी जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, लेकिन मैं इसका उत्तर दूंगा अभी, लेकिन इसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि हमें थोड़ा सा वीपी सिंह की भूमिका और उनका जो परवरिश है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब ये सवाल का ज्यादा बेहतर उत्तर हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जहां तक बात है आपकी मंडल कमीशन की और मीडिया की, ये उत्तर मैं पहले दूंगा। अगर आप देखें कि उस समय, पहली बात, अगर एजुकेशन का हक ही केवल उच्च जाति के लोगों के पास है, तो एजुकेशन से जुड़ी नौकरियों में भी तो केवल उच्च जाति ही के लोग होंगे। जो मीडिया के मालिक हैं वो भी उच्च जाति के थे, जो मीडिया में लिख रहे थे वो भी ऊपर जाति के थे, लेकिन मजे की बात यह है कि 80% लोग इस देश के निचली जाति और पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के थे। ये बात मीडिया ने बिल्कुल हर उस पे जो है उल्टा देखा। क्यों? क्योंकि मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी कि ऑल यूथ अगेंस्ट वीपी सिंह, और तरह तरह के धरना प्रदर्शन हुआ, और सेल्फ एमिलेशन की आपकी बात की वो भी मैं एड्रेस करूंगा। और आप देखेंगे कि ये तो पहली बात, एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है मीडिया में, क्योंकि जब 80% लोग निचली जाति के हैं, पिछड़े जाति के हैं, और साथ साथ माइनॉरिटीज के थे, तो ये लोग उन्हीं के रिजर्वेशन के लिए क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? मतलब आप भूखी हैं, मैं आपको खाना खिला रहा हूं, और आप मेरे से लड़ाई कर रहे हैं, मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तो जो निचली जाति के लोग हैं, चाहे वो प्रेशर में आके 2-3 जगह मीडिया प्रदर्शन में आ गए होंगे, लेकिन अंदर ही मन में वो जानते थे कि उनके भले की चीज हो रही है। और इससे जुड़ा हुआ मैं आपको खुद एक कहानी सुनाऊंगा, जो मुझे बब्बा ने खुद स्वयं अपने मुंह से सुनाई, कि 1990 में उनके पास कुछ छात्र आए जो, और मैं पिछड़ा और अगला कहना मुझे इतना ठीक नहीं लगता, तो मैं बस कहूंगा कि जो उच्च जाति से नहीं थे, जो द्विज नहीं थे, और उन्होंने आके उनको ये बात कही कि आप ये जो आपके खिलाफ ये मीडिया वाले लिख रहे हैं, ये लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। क्योंकि अगर भारत की असली भारत की बात की जाए, और इंडिया की नहीं, अगर भारत की बात की जाए, तो पिछड़ी जाति, ओबीसी, एसटी, साथ ही साथ माइनॉरिटीज 80% यूथ है। हम वो लोग हैं जो आपके लिए हल चलाते हैं, हम वो लोग हैं जो आपके लिए सारा गंदा काम करते हैं, हम वो लोग हैं जिनके ऊपर खड़े होके आप अपने सर को ऊपर कर रहे हैं, और वही हम लोग हैं जिनके लिए ये स्टेप कदम लिया जा रहा है, और इस पे भी ऊंची जाति के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। जब चाइना और पाकिस्तान भारत की जमीन लेता है, तब कोई ऊंची जाति वाला नहीं आता और अपने आप को आग लगाता है। फिर जब हमारी बात हो रही है या हमारे हक की बात हो रही है, और अमेरिका में, मैंने अमेरिका की बात कही, और अमेरिका में एक अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही है, जो इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन लाया जा रहा है मंडल कमीशन द्वारा, तब ये ऊंची जाति के लोग क्यों सेल्फ एमिलेशन कर रहे हैं? तो ये कंप्लीटली मोटिवेटेड और एक प्रोपेगेंडा का स्टेप था। और उसके बावजूद फिर उन्होंने बब्बा से कहा कि क्या हम लोग भी सड़क पर उतरना चाहते हैं, और इन लोगों को बताना चाहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और हम भी हिंसा का प्रयोग करेंगे अगर वो हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप जानते हैं वीपी सिंह ने क्या कहा? वीपी सिंह ने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने उन्हीं कुनीतियों का इस्तेमाल किया तो आप भी वही बन जाएंगे जिन्होंने आपका दमन किया। यू विल बिकम योर ओन ओप्रेसर्स। उन्होंने कहा कि आप कोई भी हिंसा का मार्ग नहीं चुनेंगे, आप अहिंसा पे रहेंगे, और आप इन लोगों को दिखाएंगे, पढ़ के आप इन लोगों को दिखाएंगे अपनी योग्यता से कि हम भारत के
पिछड़े नहीं, हम भारत के अगले हैं, हम भारत का भविष्य हैं। तो ये थी वीपी सिंह की राय और ये थी उस समय जनमानस की राय। जहां तक बात है सेल्फ इमोलेशन की, उस समय 1990 में इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट बनाई जो उन्होंने बड़ा विश्लेषण किया कि किस प्रकार से क्या क्या कितने सारे सेल्फ इमोलेशन असली में है, कितने सारों में उस समय कांग्रेस पार्टी का हाथ था। इंडिया टुडे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानिए आप इंडिया या वीपी सिंह जी की बात मानिए, आप इंडिया टुडे की रिपोर्ट निकालिए उनके आर्काइव से और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सेल्फ इमोलेशन मैं मानता हूं कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई उसमें और कुछ लोग उसमें बहुत ही ज्यादा उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वीपी सिंह खुद इस बात से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्होंने कई बार लोगों से कहा कि अरे मुझसे लड़ना है तो आप जीवित रह के तो लड़ो, मर जाओगे तो क्या काम है। देखिए वीपी सिंह कोई लड़ाई से नहीं डरते थे, वीपी सिंह सत्य से केवल डरते थे कि भाई मेरे सामने कोई झूठ ना हो सके, सत्य की लड़ाई में मैं कहीं एक तिनका भी मेरे ऊपर ना आ सके। तो उन्होंने सबसे यही अपील की कि आके सच्ची तरह से लड़ो, जो बातें हैं संवैधानिक तरीके से लड़ो, अपने छोटे भाइयों के बारे में सोचो, अपनी छोटे भविष्यों के बारे, अपनी छोटी बहनों के बारे में सोचो और इस देश के भविष्य के बारे में सोचो। कितनी बार तक, कब तक हम जो है ओबीसी लोगों को दबा के रखेंगे। 5000 साल तो हो गए, अब कितना और समय। तो मैं यहाँ पे इंद्र आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और वो है, सॉरी आपको टोका मैंने, पर ये हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में, पर कई लोगों को पता नहीं है डिटेल, इसलिए मैं आपको एक बार बोलूँगी कि आप इसका बारे में बताइए कि जब ये बात उठाई गई कि आर्टिकल 16 जिसमें खंड 4 और खंड 1 में खंड 4 के खंड 1 को सुपरसीड कर सकता है, मतलब उसमें खंड 4 में कहा गया है कि आप अगर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो स्टेट ये एक पोजीशन ले सकता है कि आपको एम्पावर करेगा अफर्मेटिव एक्शन के तहत। और एक का है कि सभी इक्वल हैं, बराबर हैं स्टेट के सामने, और इसलिए आप लोग मतलब आर्टिकल सेक्शन खंड 1 का जो कहना है वो है कि सभी इक्वल हैं स्टेट के सामने एम्प्लॉयमेंट के मामले में, तो इक्वालिटी। और उसमें ऑफकोर्स आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पर मुझे आपसे जानना है कि वही आर्ग्यूमेंट बार बार आता है कि अगर सब लोग हैं बराबर स्टेट के सामने तो फिर आप इस तरह का रिजर्वेशन देकर के क्या आप किसी को दबा तो नहीं रहे। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलिस्ट क्वेश्चन है मैं कहूँगी, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए इनका जवाब मैं बब्बा के शब्दों में ही दे सकता हूँ कि जब 5000 सालों तक आपने कुछ लोगों का दमन किया, उनको मारा पीटा, उनके साथ जो आपको ठीक लगा आपने किया, उनकी बहू बेटियों के साथ आपने इतने सारे दुर्व्यवहार किए, सब कुछ किया, तो कैसे समान है? एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, है ना। आज 4 जुलाई है, लेकिन क्या उसके बावजूद जो वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, क्या उनको समानता मिली? क्या वहाँ की औरतों को समानता मिली? नहीं। क्या वहाँ के जो नेटिव लोग थे जिनको पता नहीं किस तादाद में मारा जा रहा था, क्या वो समान थे? वो समान नहीं थे। जो लिखा हुआ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लिखा हुआ है उसमें वो जरूरी नहीं कि वो सामाजिक सच हो। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मानता है वो लोग इक्वल है, या जिन लोगों को समाज पर्सन मांगता है वो लोग लीगल है। देखिए अगर आप नाज़ी जर्मनी की बात करें तो वहां भी क्या किया, जूस को कैसे मारा गया? जूस को लीगल एंटिटी से हटा दिया गया। बात समझिए, ये एक दांव पेच है, एक लीगल दांव पेच है कि अगर आपने जो अमेरिकन ब्लैक्स थे या जो भी कलर्ड पीपल थे, आपने उनको जब सिटीजन ही नहीं माना, जब उन्होंने आपको अपनी सामाजिक प्रक्रिया के अंदर ही नहीं समझा, तो उनपे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा? आप समझ रही हैं? इसी प्रकार से जब आपके दायरे में केवल उच्च जाति के लोग हैं और आपने कभी पिछड़ों को अपना माना ही नहीं समाज का हिस्सा, तो क्या वो समान है? आप मुझे बता दीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने शुरुआती तौर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उस पे इतना डिसेंट भी दिया उन्होंने, अगर सब लोग समान होते तो B.R. अम्बेडकर जैसे लोग, ऐसे व्यक्ति क्यों इतना हल्ला मचाते? ऐसा क्यों है इंद्र की एक पॉलिटिकल सोच के लोग ये मानते हैं कि बराबरी नहीं है,
इसलिए बराबरी होनी चाहिए और बराबरी होने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं इस बात को रख रही हूँ। तो अगर लेकिन एक तबका है जो सवर्ण भी है और जिसको कहे तो काफ़ी प्रिविलेज्ड है, संपन्न है, पर उसको लगता है कि उसको किसी तरीके उसके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे ही अफर्मेटिव एक्शन की बात होती है, खास करके मैं मंडल कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगी कि जैसे ही हुआ, इतने लोगों ने सेल्फ एमुलेशन किया या लोगों ने लोग सड़क पे आए, इतने तरह के आर्टिकल्स आए, क्लियरली मीडिया में भी जो लोग थे वो ज़्यादातर सवर्ण थे, उनका भी जो रवैया था वो भी बहुत प्रो मंडल कमीशन उस वक्त नहीं था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बब्बा ने खुद अपने जीवन में ये बात कही कि वो चाहते थे कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, ऊंची जातियों में भी उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये बात जो है काफ़ी सारे उच्च जाति के जर्नलिस्ट और एंटी मंडल कमेंटेटर्स ने इस बात को बड़ी कन्वीनियंटली डिनाई कर दिया या ओवरलुक कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कई बार रिकॉर्डेड उसमें ये कहा कि आप जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन उसके लिए बब्बा का ये था, जनता दल गवर्नमेंट के पास पूरी बहुमत नहीं थी और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए था। तो वो ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि केवल वो चाह रहे थे कि समाज में न्याय हो। और आप ये बात समझिए रुक्मणी जी कि अगर जाति रही है ऑपरेशन का सिंबल, कि अगर आपका टॉर्चर इसलिए हुआ, आपके दादा का परदादा का 5000 सालों से आपके परिवार और क्लैन और आपकी जाति का सिर्फ जाति के बेसिस पे, मतलब भारत में, मतलब मैं कहूंगा ये बात बहुत बड़ी अजीब सी बात है कि भारत में चमार एक जाति भी है और चमार एक गाली भी है। तो जिस देश में चमार जो जाति है उसी को गाली बनाया जा रहा है, तो जब जाति दंड का कारण है तो जाति ही फिर एक तरह से रेमेडी भी होनी चाहिए, दवा भी होनी चाहिए। आप समझ रही मेरी बात को कि अगर जाति के नाम पे आपको पनिशमेंट मिला है, जाति के नाम पे आपको कुएं में पानी नहीं पीने दिया गया है, जाति के नाम पे आपको घर से निकाला गया है या आपको चीनी मिट्टी का पानी पिलाया गया है, चीनी मिट्टी के ग्लास या जिसमें भी पानी पिलाया गया है, तो जाति ही तो एक प्रकार से फिर वापस से वो रूप बनेगी या वो चाबी बनेगी जिससे आप इस कड़ी को खोल सकें। तो इसलिए जाति जरूरी है। जाति इसलिए नहीं कि उसमें सवर्ण का क्या होगा। अरे सवर्ण भाई, आप ये बताइए मुझे कि जब 5000 सालों से आपके, जब मानिए मैं तो चलिए ब्राह्मणों की, मैं ठाकुरों की बात करूंगा, जब आप ठाकुर हैं, आपका बेटा किस योग्यता से राजा बना, बताइए क्या योग्यता है आपके बेटे या पोते में जिसके कारण वो राजा है? या कोई ब्राह्मण भाई साहब हैं, उनके बेटे को क्यों एक तरह से समझिए, हमारे अगर मैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो उनको एम्प्लॉयमेंट गारंटी है कि वो जाके उनके 5000 सालों से उनके पिताजी या उनके पुत्र पूरा जाके वहां के पंडे हैं और वहां की पूजा पाठ करते रहेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उनको उनका दाम मिलता रहेगा या उनको ब्राह्मण भोज में बुलाया जाएगा। तो जब कास्ट जो है प्रिविलेज का सोर्स रहा है, कास्ट जब प्रिविलेज का एक माध्यम और बेस रहा है, इट्स बीन द ओनली क्राइटेरिया। आप ये समझिए, अगर मैं बड़े सिंपल शब्दों में कहूं तो कास्ट इज द एक अकेला माध्यम है प्रिविलेज का, और कास्ट ही अकेला माध्यम है शोषण का। तो जब हम एक तरह से इस कुनीति को वापस हटाएंगे तो जाति के बेस पे ही हम इसको हटा पाएंगे। आप समझ रहे, बब्बा खुद कहते थे कि 5000 सालों से अगर हमें भारत को 5000 साल और चलाना है तो हमें मंडल कमीशन द्वारा उन पुराने जख्मों पे मलहम लगाने की जरूरत है। और फिर से मैं कहूंगा कि अगर वो जख्म जाति के नाम पे दिए गए हैं तो मलहम भी जाति के नाम पे ही लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक सवाल है मैं इसको करंट कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहती थी कि हम लोगों मंडल को इम्प्लीमेंट हुए 30 इयर्स हो गए, पर अभी 2019 का एक डेटा प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसमें जो आपके पार्लियामेंट सेक्रेटरीज होते हैं उसमें 89 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज में एक भी ओबीसी व्यक्ति नहीं था, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं था। उसमें 3 शेड्यूल कास्ट से थे, एक एसटी से थे, पर ओबीसी का एक भी व्यक्ति नहीं था। तो उस स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के उस स्तर पे अभी भी उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो क्या लगता है हम कहाँ पे, क्या मिस आउट हो गया, कहाँ पे ये पॉलिसी फेलियर है, ये पॉलिटिकल क्लास का फेलियर है, ये सोशल फेलियर है, क्या मिस हुआ है? ये ब्राह्मणवाद का सक्सेस है।
किसी चीज का फेलियर नहीं, ये ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का सक्सेस है कि चाहे वीपी सिंह जैसे हजारों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन फिर भी ये परंपरा जो 5000 सालों से चल रही है इतनी ज्यादा जड़ित है, इतनी ज्यादा कंट्रोल कर रही है भारत के परिप्रेक्ष्य को कि ये कभी लोगों को उभरने नहीं देगा। मंडल कमीशन को ये एक पहला कदम है। आप ये समझिए कि 5000 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कम से कम एक खिड़की तो खुली है। मैं अपने एग्रीकल्चर की बात कर सकता हूं, जैसे एग्रीकल्चर जॉइंट सेक्रेटरी, मैं किसी से कहता नहीं हूं, लेकिन हमारे जॉइंट सेक्रेटरी एक ओबीसी हैं या ओबीसी जाति से आते हैं। कम से कम क्या 90 के दशक में कोई ये सोच भी सकता था कि एग्रीकल्चर जैसी बहुत जरूरी, इतनी जरूरी पोजीशन या मिनिस्ट्री में एक ओबीसी व्यक्ति जॉइंट सेक्रेटरी होंगे? कभी भी नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको आप एक एक कदम की तरह देखिए, क्योंकि हर एक स्मॉल मिरेकल्स या स्मॉल गिफ्ट जो है वही प्रतीक बनेंगे आगे जो बड़ा चेंज आने वाला है उसका। और अगर इसका सबसे बड़ा सक्सेस आप ये देखिए, सबसे बड़ा सक्सेस इसमें थोड़ा सा मैं आपकी नजर पॉलिटिकल सिनारियो पे लाऊंगा। बिल्कुल। मोदी जी मंडल कमीशन के सबसे बड़े सक्सेस के एग्जाम्पल हैं। बीजेपी जो एक कंप्लीटली मनुवादी पार्टी है, जो एक कंप्लीटली ब्राह्मणवाद को बढ़ाने वाली पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी है जो बाबरी मस्जिद को तोड़ना चाहती थी और भारत में फिर से वर्ण प्रथा को और ताकतवर बनाना चाहती है और दलितों और सारे पिछड़ों को उनकी वही जगह वापस पहुंचाना चाहती है। उस पार्टी तक को अपना पूरा रूप बदलना पड़ा। कहां पे आप कभी कोई सोच सकता था कि उनका प्रधानमंत्री एक ओबीसी होगा? कदापि नहीं, ऐसा सोच ही नहीं सकता था कोई। आज कोई सोच सकता था कि बीजेपीओं को आके BR अम्बेडकर को आके प्रणाम करना पड़ता? कोई सोच ही नहीं सकता था। ये काम सिर्फ वीपी सिंह का है और मंडल कमीशन का है। वीपी सिंह ने अगर मंडल कमीशन न लागू किया होता तो बीजेपी की सरकार को आने में अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी जी का जितना समय नहीं लगता। वो 1993 1994 में पूरी बहुमत लाके वो देश में वो कर देते जो आज कर रहे हैं। तो इसी पे मेरा अगला सवाल है आपसे। आपने बहुत दिलचस्प एक पॉइंट भी उठा लिया यहाँ पे, वो है कमंडल और मंडल का, कि ये मतलब वीपी सिंह को जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो एक इनक्रेडिबल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, ऑफ कोर्स, कि जिस तरह से उन्होंने जब रथ यात्रा हो रही थी और उस वक्त उसका जो तोड़ उन्होंने निकाला, कमंडल का जो तोड़ उन्होंने निकाला, आपके साथ उनकी क्या बातचीत हुई है उसके बारे में? देखिए, वीपी सिंह ने एक बात कही और कई बार उन्होंने अपने पब्लिक लेक्चर्स में भी बात कही कि कम्युनल हार्मनी जो था और सांप्रदायिकता से जो लड़ाई थी, ये उनका एक बहुत पहला मिशन है। जब बाबरी मस्जिद टूटा तो उनको सबसे बुरा इस बात का लगा कि ये एक स्तंभ बनेगा हिंदुओं की हार का, विजय का नहीं। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी ज्ञानी और बड़े शेम की बात है कि जो देश, जो सभ्यता, देश तो चलिए बहुत नई चीज है, जो सभ्यता टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो सभ्यता जहाँ पे कितने सारे लोग आए, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, लेकिन हमने सबको अपनाया। ये देश गांधी का देश है, ये देश बुद्ध का देश है, ये देश महावीर का देश है, और इसने सबको अपने अंदर समाया, को प्यार दिया और अपना बना लिया। उस देश ने आज, और उन लोगों ने आज अपने हाथों से अपनी सभ्यता का बाबरी मस्जिद का तोड़ना ऑश्विट्ज़ जैसा था। आप ये समझिए जिस प्रकार से जर्मनी के लिए ऑश्विट्ज़ एक सिंबल बन चुका है जहाँ पे उनकी सभ्यता का गला घोटा गया फासीवादी विचारधारा ने। इसी प्रकार से बाबरी मस्जिद को तोड़ना या कमंडल चालू करना उसी फासीवादी विचारधारा का एक प्रतीक है। और ये हिंदू सभ्यता, हिंदू सोच, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को हिंदू कह सकता है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने में नहीं जुड़ सकता। तो ये उनका व्यक्तिगत राय था। उनका ये मानना था कि अगर आज राम यहाँ पे सच में साक्षात होते तो क्या देख के कहते कि उनमें पहली बात तो राम एक व्यक्ति नहीं, राम एक आदर्श है, राम एक भगवान है।
हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वो इस विचारधारा की नहीं थे कि हम आप हमारे और आप हमारे किया गांधी जी ने बहुत पहले कहा था कि आई फॉर आई आपकी आवाज नहीं आ रही। ये जैसे ही बात करना बंद होगा ना सौम्या, अपना वो ऑडियो बंद कर दो क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। हाँ, आप बात करिए। जी, तो देखिए ये सारे उनके अंदर उनके अंदर के मन की जो है मन में उबार आ रही थी, उनको मन में इतना बुरा लग रहा था उनको, क्योंकि जब देखिए प्रधानमंत्री पद एक ऐसा पद होता है जिसमें आपको आज की जानकारी नहीं, आपको जो जानकारी एक प्रधानमंत्री के पास होती है, मेरी बात मानिए, वो जानकारी हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि वो क्या दृष्टिकोण होता है उस पद पे आने के बाद, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्या असली में भारत में हो रहा है, क्या क्या जानकारियां मिलती हैं। तो उनको तो ये लगता था कि अगर ये बाबरी मस्जिद या कमंडल चला तो देश का विभाजन होगा। और आज 30 साल बाद आप देख लीजिए भारत किस परिस्थितियों में आ चुका है। चीन ने भारत को और कब्जा लिया है, भारत में अनरेस्ट हो रखा है, हर तरफ इकोनॉमी बिल्कुल फेल हो चुकी है, और भारत में फिर से वही नाजी जैसे नाजी जर्मनी में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी जो बेसिकली 1939 से चली आ रही थी, आज भारत में वैसी चीजें चल रही हैं। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग आपस में कर रहे हैं, जहां पे कोरोना से लोगों को लड़ना चाहिए, लोग मुसलमानों का नाम ले रहे हैं। जिस प्रकार से यहूदियों को बोला जा रहा था कि ये टाइफस फैला रहे हैं, आज भारत में बोला जा रहा है कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। मतलब तो ये तो आज भारत का परिप्रेक्ष्य बन चुका है। और वीपी सिंह जी को ये सारी बातें समझ में आ रही थी कि ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ा जा रहा है ये भारत को उस तरफ ले जाएगा। और उन्होंने साफ साफ अडवाणी जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को संसद में कहा था कि बाबरी मस्जिद का जो समाधान है वो आपसी बातचीत से ही हो सकता है, और वरना ये मामला कोर्ट में जाएगा। आज 30 साल बाद उनकी ये बात सच निकली, और आज ये भी सच निकला कि किस प्रकार से कोर्ट ही को बदल दिया गया, जैसे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ एक डिसीजन आए और भारत में सांप्रदायिकता और बढ़ाई जाए और बढ़ाया जाए। मेरे हम लोगों के साथ कुछ लोग जुड़े हैं, मैं एक सवाल हमारे दर्शकों से भी पूछ लेती हूँ। अमित कुमार हैं जो NAPM के साथ काफी काम भी करते हैं। उनका एक सवाल है, जिस प्रकार OBC में अलग अलग जातियों के बीच इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, तो क्या मंडल कमीशन में LR नायक जी ने जो अपना डिसेंट नोट दिया था उसे लागू करने की तरफ बहस बढ़नी चाहिए? वैसे तो अभी OBC रिजर्वेशन की समाप्ति की ओर बढ़ती दिख रही है, जो कि बहुत दुखद है। OBC रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। और जहां तक बात है, कोई देखिए, मैं उस पर्टिकुलर डिसेंट से परिचित नहीं हूं, मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन अगर अमित कुमार जी मुझे और इस बारे में पर्सनली भी रह सकते हैं और उनको मैं ये जवाब उत्तर दे सकता हूं। लेकिन जहां तक बात है OBC का रिजर्वेशन खत्म करने की, उस पर मैं टिप्पणी जरूर दूंगा। वीपी सिंह जी ने कई अपने शब्दों में कहा कि लोग कहते हैं कि OBC खत्म कर दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि आपने, जैसे मानिए ये खुद वीपी सिंह के शब्द हैं कि आपने किसी को खाने पे बुलाया, अब आपने उसको एक रोटी खिला दी, फिर शाम तक कुछ खाना नहीं खिलाया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये तो सुबह से खाना खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर 5000 सालों से आपने लोगों का शोषण किया है, उसके बाद अब आपने उनको 30 साल भी ढंग से उनको आरक्षण नहीं मिल पाया है, और आप कह रहे हैं अब इसको खत्म कर दो। देखिए, हमें उन लोगों को उतना ही समय देना पड़ेगा जितना हमने उच्च जाति के लोगों को समय दिया है अपने आप को विकसित करने के लिए। और हमें ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि इस देश में लिबरलाइजेशन आने के बाद ऊंची जातियों के लिए एक बहुत पूरा नया एवेन्यू खुल चुका है प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट जॉब्स के लिए। ऊंची जाति अभी भी बहुत ज्यादा एडवांटेज्ड है। ऐसा ये एक भ्रम है कि रिजर्वेशन से ऊंची जाति के लोग डिसएडवांटेज हो चुके हैं। भैया, दुनिया भर की कंपनियां आ चुकी हैं इस देश में जो सरकारी नौकरियों से 5 गुना ज्यादा तनख्वाह देती हैं। भाई, ऊंची जाति के लोग जो आप तो पता नहीं कब से पढ़े लिखे हैं, आपके सब में अंग्रेजी जानते हैं, सब लोग कंप्यूटर चलाना जाते हैं, आपके पास पैसा है, स्कूल है, सब कुछ है, आप लोग उन नौकरियों में क्यों नहीं जाते? अरे, आप सरकारी नौकरियों के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हैं? ना तो वो इतना पैसा देती हैं। इसका सही उत्तर यह है कि ऊंची जाति आज भी ताकत की, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक हवस है ताकत की।
हमें सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। कभी तो दो पिछड़ों को हाथ, कभी तो उनको फेयर ट्रीटमेंट का हाथ दीजिए। इंद्र, तो आपने शुरू में भी कहा था, मुझे बहुत इंटरेस्ट है वो जानने में। आपने कहा था कि वो वीपी सिंह जी शहर के नहीं थे, वो उनकी जहाँ परवरिश हुई, जहाँ पले बड़े, वहां से उनकी वो लर्निंग्स आई, वहां से वो अंडरस्टैंडिंग आई कि उनने किस तरह से कास्ट को समझा या किस तरह से समाज को समझा उसमें। तो मुझे याद है कि लोहिया जी जो थे, जो हमारे देश में सोशलिज्म के ऐसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं, उनने कहा था कि जाति भारत की सबसे प्रबल मुद्दा है। उनके जो लेफ्टिनेंट थे, जो उनके लेफ्टिनेंट थे हमारे कर्पूरी ठाकुर, उनके टाइम पे एक नारा फेमस हुआ था, सोशलिस्ट ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो सोशलिज्म, मुझे लगता है समाजवाद के कई लीडर्स ऐसे थे जिसने भी जाति के बारे में अपनी तरफ से एक पहल दिखाई, जबकि हमने देखा कांग्रेस में भी डिस्टेंस करने की कोशिश की गई, हमने बीजेपी में तो डिस्टेंस देखा ही है, हमने लेफ्ट की तरफ से भी मुझे याद है ज्योति बासु ने भी मंडल आयोग के जब प्रेजेंटेशन है तो उसके खिलाफ बोला था, ये बोलते हुए कि नहीं, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्ट नहीं। तो आपको क्या लगता है वो जो रिलेशनशिप, वो जो गांव से या फिर उनकी जो परवरिश हुई या उनका सोशलिज्म से जो रिलेशनशिप था या सोशलिस्ट से जो रिलेशनशिप था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका उत्तर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर होगा और मैं आप लोगों का पेशेंस चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वीपी सिंह का जन्म डैया के राजघराने में हुआ था। वहाँ पे एक की रियासतें थी इलाहाबाद में, जिनका जो रियासतें आज से नहीं बल्कि जयचंद के हम सब लोग वंशज हैं समझिए। तो हम कब हमारे परिवार, ये बात जानना बहुत जरूरी है। हमने बुद्धिस्ट ग्रांट्स दी, हमारे परिवार ने, बनारस का कंट्रोल था, उत्तर प्रदेश का पूरा कंट्रोल था, कई मतलब आप समझिए हमारी जो परिवार की परंपरा चली आ रही है वो हजारों सालों की है और रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। बात तो ये समझना एक सा यहाँ 10 का ध्यान रुक्मिनी, आप म्यूट पे हैं। इंद्र, आपके यहाँ से एक डिले आ रहा है, आप एक बार अपना वाईफाई चेक करेंगे? आप अपने वीडियो को एक बार स्विच ऑफ और स्विच ऑन करिएगा। करता हूँ। हाँ, ठीक है, जी जी, एकदम ठीक है। तो तक आपने मेरी बात सुनी, फिर से ऑन करिएगा जी। हाँ, आप बात करिए। हम लोग बात कर रहे थे वीपी सिंह जी के गांव के साथ संबंध के बारे में, और आप लोगों के परिवार में किस तरह से बौद्ध साधुओं के साथ काम हुआ है, उसके बारे में आप बता रहे थे। वाईफाई बदल देता हूँ। जी जी जी, थोड़ा सा हम लोगों को हम लोगों के प्रसारण में दिक्कत आ रही है। बस अब आ गए हैं इंद्र हम लोग के साथ। हम लोग इंद्र के पास वापस जाते हैं। इंद्र हम लोग को बता रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह के बारे में और उनके परिवार के बारे में, उनके बचपन के बारे में, और मैं इंद्र के पास वापस जा रही हूँ। जी, तो ये एक ऐसा परिवार रहा है जिसने भारत में बहुत अहम भूमि निभाई है।
पूरे भारत के 11-10 हजार सालों की हिस्ट्री में जहाँ तक बात है, और उससे पहले भी जैसे बौद्ध विहारों में, बिहार में आप सॉरी अगर आप बनारस चली जाएं तो वहां भी आप देखेंगे कि हमारे परिवार के दिए हुए नेम प्लेट्स हैं वहां पे। तो कोई ये कहना, तो ये परिवार का इतिहास था, और इस सब इतिहास के जो लेगेसी थी वो वीपी सिंह के कंधों पे आके जुड़ी जब वो उनको मांडा की गद्दी मिली 10 साल की उम्र में। अब आप देखिए यहाँ से एक चालू होता है एक ऐसी पहल। उसके बाद उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में, जब वो 7 साल के थे तो उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, और 7th क्लास, जब वो 7th क्लास में थे तो 7th क्लास का बच्चा जो ऑलरेडी राजा है वो जाके क्विट इंडिया मूवमेंट की रैलीज में, स्टूडेंट रैलीज में और स्टूडेंट स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है बनारस में। ये समझिए इस बात को कि 11 साल का बच्चा, हम में से कितने साल लोग 11 साल के थे, कितनी बार हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ कार्य करेंगे, और वो क्या आंधी में बने पड़े थे, किस आंधी में उनका लोहा जो है बना था कि वो इस प्रकार की चीजों में भाग लें। उसके बाद उन्होंने गांधी पढ़ा, उनका बहुत चिंतन रहा है गांधी के ऊपर, नेहरू जी की किताबों के ऊपर। और जब आप देखिए जब वो उदय प्रताप कॉलेज के प्रेसिडेंट चुने गए तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वहां पे किंग जॉर्ज की फोटो लगी थी, तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल को कहा कि ये किंग जॉर्ज की फोटो हटाइए, भारत अब आजाद हो चुका है। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं हटाएंगे, कुछ इधर उधर किया, तो उन्होंने, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो खुद गए, उन्होंने जाके पूरा छात्रों से पैसा इकट्ठा किया और बोला कि आप इसको हटाइए और इसकी जगह राणा प्रताप की फोटो लगाइए। अब आप लोग कहेंगे राणा प्रताप भी बीजेपी ने ऐसा आजकल ले रखा है, लेकिन उन जमाने में राणा प्रताप प्रतीक होते थे, वो एक ऐसे राजा थे राणा प्रताप, वो तो हम सभी के लिए हैं, हम सभी के हैं, बीजेपी ले, कांग्रेस ले, पर वो पूरे देश के हैं जी। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि उस समय राणा प्रताप जब राणा प्रताप थे तो उनको सबने उनका बहिष्कार किया, भीलों ने सिर्फ राणा प्रताप का को स्वीकारा था, और राणा प्रताप भीलों के साथ लड़े थे। तो ये बात बस एक साइड नोट है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जाके राणा प्रताप की तस्वीर वहां लगवाई, लड़के किया, और उन्होंने एक बात एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है उनका उस जमाने से, वो कहते हैं कि ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है, इनका जो स्वरूप है, जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, ये दूर से कुछ और दिखता है और अंदर से बहुत कुछ और चलता है। और ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जब उन्हें पता चला कि प्रीफेक्ट का जो भी काउंसिल का इलेक्शन था, और जो उसमें से एक आदमी था जिसको प्रिंसिपल मदद कर रहा था अपने आप से पीछे से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं बिल्कुल नहीं झेल सकता, अगर आप लोग इस तरह की करप्शन कर रहे हैं, हिपोक्रेसी या छल कर रहे हैं पूरे स्टूडेंट बॉडी के साथ में, तो मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। और भगवान ने उनको सत्य को और आगे रास्ता दिखाया और वो इलेक्शन जीते, और उसके बाद उन्होंने वो जोर शोर से जुड़ गए। उसके बाद वो आगे आए, उन्होंने छात्र राजनीति की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वहां पे उन्होंने बहुत नाम कमाया और बेसिकली बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की, आप ये जान के भी लोगों को क्या पता अचंबा हो कि उन्होंने आर्ट्स भी पढ़ी, लॉ की डिग्री भी थी उनके पास, उन्होंने वापस से जाके वो 10th गए, वापस उन्होंने 10th में साइंस पढ़ी, और उसके बाद जाके उन्होंने साइंस में अंडर ग्रेजुएशन भी खत्म किया। तो एक तरह से वो साइंस, लॉ और आर्ट्स तीनों के ज्ञानी थे। वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी से, नेहरू जी से, जो मैं पहले कह चुका हूँ। और उन्होंने पोलैंड एक यात्रा ली, उस समय एक यूथ कांग्रेस हुई थी पोलैंड में, जहां वो गए, जैसे ये 1995 और उसके पहले की बात है। और वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से रूस बन गया वो, उसके बाद रूस के उस समय सोवियत यूनियन था, पोलैंड भी, तो गए, उन्होंने पूरा रूस देखा ट्रेन से, और उसके बाद चाइना तक गए, हांगकांग गए, फिर वापस इंडिया आए, और उन्होंने समझा कि समाजवादी जो विचारधारा है वो क्या कर सकती है और किस प्रकार से वो लोगों में चेंज ला सकती है। वो मार्क्स उन्होंने खुद पढ़ा, गांधी जी का बहुत ज्यादा अध्ययन किया उन्होंने, उनकी जो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ थे, आई थिंक वो उनकी एक बाइबल के समान था। तो क्या आपको लगता है कि गांधी जी की इन्फ्लुएंस की वजह से ही उनकी जो बात बनी नहीं लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी के साथ रथ यात्रा के दौरान, मैं बोलूंगी? देखिए वो मैं आऊंगा उसके ऊपर, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है कहना, जिसके बारे में बहुत कम लोग कुछ कहते हैं, कि जब वो वापस आए तो उन्होंने तुरंत ही सामाजिक कार्यों में वो जुड़ गए। इसका क्या मतलब था? सबसे पहले तो आके उन्होंने भूदान किया, इसके बारे में भी लोग बिल्कुल नहीं कहते। सोचिए, एक मांडा के राजा जिनके पास पता नहीं कितनी संपत्ति थी, वो आए और उन्होंने अपना सारा जमीनें जो है दान कर दी। वहां के जो गरीब लैंडलेस लोग थे उनको, लोगों ने कहा कि ये पागल हैं, ये पगला गए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार न सोची। तो गांधी जी के सिर्फ वो किताबी ज्ञान नहीं था, उन्होंने गांधी को अपने जीवन में मतलब उतारा।
वो जाते थे खुद और जाके जो वहाँ के कोल लोग थे, कोल प्रजाति के लोग थे, उनके खेतों पे काम करते थे। उस समय जाके ले जाते थे, सारे ठाकुरों को ले जाते थे, ब्राह्मणों को ले जाते थे और कहते थे कि आप चल के कोलों के घर चल के उनके हम लोग पानी पियेंगे और खाना खाएंगे। और आज की तारीख में आपको लगेगा कि जो लोग दर्शक सुन रहे हैं वो तो ये सोच ही नहीं सकते कि उस समय ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी चीज था ये करना। और इसी बात के कारण विनोबा भावे जी, आचार्य भावे, वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती थे जिनको गांधी जी ने खुद ने कहा महात्मा और आचार्य की उपाधि दी थी। वो खुद आए वहां पे और उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि ये एक आधुनिक युग के सिद्धार्थ है। उन्होंने आचार्य भावे के साथ में मिलके वहां पे छात्रों के लिए एक बड़े स्कूल की भी स्थापना की। खुद उन्होंने मिट्टी धोई, एक राजा होते हुए वो पूरे एरिया में उन्होंने भ्रमण किया। तो ये है वीपी सिंह, और इन्हीं कारणों के वजह से वो बीजेपी के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते थे। इन्हीं कारणों के वजह वो कभी उचली जाति और जो लोग जो है शोषण करते हैं उनके साथ खड़े हो सकते थे। वीपी सिंह को ऊपर बड़े लालछन लगाए गए उनके ऊपर कि आपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म किया, आपने आके सत्ता के लिए राजनीति खेली। अरे जो आदमी इतने साल, जो 10 उम्र में राजा बन चुका था और राजा किला है, इसके पास सब कुछ है, सामाजिक प्राण प्रतिष्ठा, लोग, पैसा, सब कुछ है, अरे उसको किस बात की कमी? जिसने हर प्रकार का राजा था, प्रधानमंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, देश का मिस्टर क्लीन रहा, फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए कितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने खाक चटाई, उसको किस बात की सत्ता? वो राजनेता नहीं, एक संत व्यक्ति था, एक फिलोसोफर किंग था जिसके बारे में प्लेटो बात करते हैं। मैं आपसे यहाँ पे हमारा वक्त हो चला है, पर मैं क्विकली आपसे बात करूँ क्योंकि आपने उनके ऊपर गांधी जी के इन्फ्लुएंस की बात कही। उन्होंने रथ यात्रा के वक्त अपना प्रोटेस्ट काफ़ी जोर शोर से उन्होंने रखा, उसकी वजह से इनफैक्ट उनकी सरकार भी जाती रही। आप अगर इस वक्त होते वीपी सिंह और इस सरकार को देख रहे होते तो क्या कहते? वीपी सिंह अगर आज होते यहाँ पे तो उनका खून खौलता। वैसे तो वो कभी आक्रोश में नहीं आते थे और ना ही कभी उनमें कोई गुस्सा आता था, लेकिन जो स्थिति भारत के किसानों की आज बीजेपी सरकार ने कर दी है, जिस प्रकार से बहुमंडलीकरण की जो ताकतें थी, जो अमेरिकी कॉरपोरेशंस हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय किसान को एक थाली में कटने के लिए अंग्रेजी अमेरिकन कॉरपोरेशंस को बेच दिया है। वीपी सिंह आते और सड़क पे धरना देते। उनके जीवन में अंतिम क्षण में जब उनको डायलिसिस हो रहा था, तब तक वो जाके झुग्गी झोपड़ियों के लिए लड़ते थे। रिलायंस, जो एक देश का सबसे बेईमान कॉरपोरेशन था, मरते दम तक उन्होंने दादरी में उनके प्लांट के लिए जिनके लिए जमीन एक्वायर की, उस तक जाके उन्होंने अपनी लड़ाई की। रिलायंस के खिलाफ उन्होंने खुद धीरू भाई अंबानी को करप्शन करने नहीं दिया जब तक वो वॉच पे थे। उसके बाद जब वो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हुए, फिर तो चलिए एक अलग रूप था, लेकिन उन्होंने करप्शन को कभी हटने नहीं दिया। करप्शन को हमेशा हटाया। और अगर आज वो जीवित होते तो उनको सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता कि भारतीय किसानों को मारा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनकी जमीनें ली जा रही हैं, और जो भी स्वतंत्रता उनके पास है वो उनसे छीनी जा रही है। वो रोते, उनके दिल में बहुत दर्द होता, और जितनी भी उनके दिल और शरीर में शक्ति होती, वो इस बीजेपी जैसे बीमारी को इस देश से निकालने में पूरी तरीके से सक्रिय होते। उन्होंने इनफैक्ट मुझे याद है शायद 2005 में उन्होंने 2005 में नहीं, उससे पहले शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने कैंसर की भी बात की थी, और उन्होंने बीजेपी को भी उतने शब्दों में नहीं पर बुराई तो कहा ही था कि जैसे मैं अपने कैंसर के साथ अगर लड़ सकता हूं तो फिर मैं दूसरी बीमारियों के साथ क्यों नहीं लड़ सकता हूं, और उसमें उन्होंने बीजेपी को रेफर किया था। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, वॉक द टॉक था, वॉक द टॉक शेखर गुप्ता का। उन्होंने सफेद कुर्ता पहन रखा था, शेखर गुप्ता जी ने ब्राउन ब्लैकिश शर्ट, और बिल्कुल यही बात थी। और मैं वहीं से कोट ही कर रहा हूँ ये बात कि उन्होंने हमेशा बीजेपी को, चलिए हम लोग तो परिवार के लोग थे, हमारे सामने बड़ी साफ बातें करते थे, तो उन्होंने बीजेपी को एक कांटा ही नहीं बल्कि एक बीमारी कहा। बीमारी, आप समझिए कि एक ऐसी बीमारी जो केवल हिटलर जर्मनी और नाजी जर्मनी से कंपेयर की जा सकती है। और अगर आज वीपी सिंह के जो लोग उनसे शिकवा रखते हैं और ये कहें कि नहीं बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से आई है, मैं ये कहूंगा कि हिटलर भी लोकतांत्रिक तरीके से आया था। और आज देखिए कि जर्मन लोग कितने शर्मिंदा हैं जो चीजें हिटलर ने की उसके लिए। भारत वो रुख ना अपनाए,
भारत अपने किसानों को बलि का बकरा न बनाए और भारत फिर से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को न अपनाए, इसके लिए वीपी सिंह जरूर करते और जरूर लड़ते और जरूर अपनी आवाज उठाते। ये जो वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने ऑफ कोर्स धीरूभाई अंबानी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनके यहाँ भी रेड करवाई और मिस्टर बच्चन के यहाँ भी रेड करवाई और शायद उसी की वजह से उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके हाथ से चली भी गई। रिलायंस के साथ उनका क्या रिश्ता था? आपने बोला कि एक कश्मकश था वहाँ पे, एक तो काफी उन्होंने फॉलो किया कि किस तरह से रिलायंस बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या एग्जैक्टली उनको प्रॉब्लम था अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ? जी, ये रिश्ता जो था एक चोर और पुलिस का था। ये रिश्ता था उनका रिलायंस और धीरूभाई अंबानी के साथ। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी तरीके से करप्शन टॉलरेट नहीं, किसी भी तरीके से असमानता को टॉलरेट करते। एक बड़ा फेमस ये एक लाइन थी और वो ये कहते थे कि फ्री मार्केट क्या है। फ्री मार्केट, वो फ्री मार्केट के समर्थक थे। लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि अगर आप एक ऐसी रेस में भागें जहां पे कुछ लोग फिनिश लाइन के 20 मीटर दूर खड़े हैं, अब रेस बाकी लोग फिनिश स्टार्टिंग लाइन से दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फिनिश लाइन के 20 मीटर पहले से दौड़ रहे हैं। अब जब वो 20 मीटर पहले वाले लोग जीतते हैं रेस, तो ये कहना कि वो लोग विजेता हैं, ये तो कम्प्लीटली गलत है ना। सबको स्टार्टिंग पॉइंट से भागने का मौका मिलना चाहिए। तो वीपी सिंह ओलिगार्की के खिलाफ थे और रिलायंस एक ओलिगार्किक बेसिकली कॉर्पोरेशन बनता जा रहा था। गुरु पिक्चर में ढंग से बताया गया है। आज मतलब मुझे तो इतनी शर्म आती है वो पिक्चर देख के कि वो साफ साफ कह रहा है कि जिसको लात मारना है उसको लात, एक दो जूता रखता हूँ अपने पास में, एक चांदी का, एक वैसा, मतलब ये डायरेक्ट पिक्चर से मैं बता रहा हूँ आपको लाइन, कि जिसको भाई घूस खिलानी है उसको घूस खिलाता हूँ, जिसको सरकारी तौर पे लड़ाई डाले, मतलब सरकारी तौर पे हथकंडे या डंडा पड़वाना है उसको डंडा पड़वाना है। भाई वीपी सिंह कोई सत्ता के वो नहीं थे, सत्ताखोर नहीं थे। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, देश के साथ फ्रॉड कर रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो, तुम देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। जिस प्रकार से भारत में जब अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, कितने सारे वो मीर जाफर थे, तो रिलायंस उस जमाने की मीर जाफर थी उनके 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 नजरों में। कोई देश को नहीं बना रहे थे, वो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे। एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब आई क्विकली टेक इट। तो जो जैसे अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हिंदी बेल्ट, ऐसा देखा है हिस्ट्री में कि भले वो कोल्हापुर हो, महाराष्ट्र हो, वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक बहुत सुदृढ़ तरीके से, एक सुनिश्चित तरीके से एक मोबिलाइजेशन हुआ था बहुत अर्ली ऑन 1900 में। साहू महाराज की जब वो उन्हें मुनाकी संभाली, उनने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में एक रिजर्वेशन किया, रिप्रेजेंटेशन किया एडमिनिस्ट्रेशन में बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ऐसा हम लोगों ने मैसूर की प्रेसिडेंसी में भी देखा, ये हमने तमिलनाडु में भी देखा, और ये बहुत पहले हुआ एज कम्पेयर टू बाकी, भले कालेलकर कमीशन हो या मंडल कमीशन का आयोग। ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्थ इंडिया में ये होने में या इसके बारे में मोबिलाइजेशन होने में थोड़ा वक्त लगा एज कम्पेयर टू, तुलना में दूसरे स्टेट्स के या दूसरे एरियाज के? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और इसका मैं जितना क्विकली आंसर दे सकता हूँ दूंगा। देखिए साउथ इंडिया ना बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन बहुत ज्यादा रहा है। ये बात बहुत जानना जरूरी है। अगर आप साउथ इंडिया से जितना लिटरेचर आ रहा है, मॉडर्न लिटरेचर जो आता है वहां से, अगर आप उसको पढ़ें, आपको पता चलेगा कि जो वहां पे ऑपरेशन, कास्ट ऑपरेशन था, वो बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा एविडेंट था। मतलब हमने वो कहानियां सुनी है, मतलब मेरे हिसाब से वो एक पिक्चर ही आई थी, जीन्स पिक्चर शायद है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वहां पे जो निचली जाति के था उनको पहन के चलना पड़ता था, उनकी अगर शैडो भी पड़ जाती थी किसी पे तो किस प्रकार से उनके साथ में दुर्व्यवहार होता था। तो साउथ इंडिया में जो जाति प्रथा थी वो ज्यादा थी और ज्यादा क्रूर थी, इसलिए वहां पे रिफॉर्म ज्यादा जल्दी आया। और ये आपने एक बहुत अच्छा मुझे लीड दिया कि चाहे नॉर्थ इंडिया के लोग वीपी सिंह को भूल जाएं, साउथ इंडिया में वीपी सिंह का जितना मान है और तमिलनाडु वगैरह में जितना मान है, आप ट्विटर वगैरह पे आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने लोग आते हैं और कहते हैं कि भैया नॉर्थ इंडियन वाले आप लोग गधे हैं जो वीपी सिंह जैसे व्यक्ति को भूल गए हैं। हिंदी प्रदेश में क्या बात है कि हिंदी प्रदेश के अच्छे लोग हैं उन्हीं को हिंदी प्रदेश भूल रहे हैं। तो साउथ इंडिया में तो उनको मंडल मसीहा माना जाता ही है, साथ साथ एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर की उपाधि भी है वीपी सिंह को, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं कि असली दर्द क्या है और किस प्रकार से
सक्सेसफुली हम लोग समाज को इंटीग्रेट कर सकते हैं यूजिंग द फोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट। और नॉर्थ इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगेन मैं कहूँगा ये एक उच्चली जातियों का गढ़ रहा है। यहाँ पे हमारे जो मेन धर्म वो हैं वो सारे के सारे यही हैं, यही सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवाद और मनुवाद का सबसे ज़्यादा कंट्रोल नॉर्थ इंडिया में ही रहा है, इसलिए ये देरी रही। जी आप रुक्मिणी म्यूट। आपका भी और सवाल है सौम्या? नहीं, बस मैं कंक्लूजन में कुछ कहूंगी, अभी कोई सवाल नहीं है। हाँ तो आप कहिए और फिर मैं लास्ट में एक कविता पढ़ देना चाहती हूँ फटाफट। ओके तो बहुत क्विकली करंट उसमें एक चीज़ कहना चाहती थी। आई थिंक जो अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों होम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे लगातार रिक्वेस्ट रही थी कि जो सेंसस होता है या 2021 में जो सेंसस होने वाला है उसमें ओबीसी कैटेगरी को इंक्लूड किया जाए, पर उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। आप ये सोचिए कि 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जब ओबीसी की कैटेगरी को इंक्लूड किया गया था, उस काउंट किया गया था, उसके बाद कभी नहीं काउंट किया गया। हमको समाज में अभी तक नहीं पता है कि वो काउंट कितना है, क्या ये रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन की जो परसेंटेज है वो इनफ है, इसके बारे में कैसे चर्चा हो, क्योंकि वो डेटा ही नहीं प्रेजेंट किया जाता। मुझे याद है लास्ट ईयर एक एक्टिविस्ट थे, एंटी कास्ट एक्टिविस्ट रजनी अंजलि साल्वे, उनने कहा था, उन्होंने अपने घर के बाहर मराठी में एक पत्र चिपका दिया था कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी जनगणना में क्योंकि इसमें ओबीसी कैटेगरी इंक्लूड नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ों के बाद मुझे वीपी सिंह की एक लास्ट उनकी बहुत इमोशनल एक स्पीच है याद आती है, जिसमें वो कहते हैं, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूँ, इन फ्लैश एंड ब्लड, हार्ड मास्क में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अगर आपको मुझे शारीरिक चोट पहुंचानी है तो आइए, अभी आइए, दूर से पत्थर मत फेंकिए, दूर से मत चिल्लाइए, जो करना है कर लीजिए, मैं सब सहने को तैयार हूँ, मैं सामना करने को तैयार हूँ। मेरी वो दृढ़ शक्ति है, मेरे वो सशक्त विचार हैं कि मैं जानता हूँ मैं सही हूँ, मैं समाज में सामाजिक न्याय और समानता लाना चाहता हूँ। तो 1931 के सेंसस के बाद अभी भी ओबीसी का कैटेगरी नहीं इंक्लूड हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक न्याय के लिए इतना लड़ता रहा, क्या हम उनके लिए स्पेस बना सकते हैं, उनके विचारों के लिए स्पेस बना सकते हैं? हम सबके लिए एक सवाल है। हम सबके लिए ये सवाल है और इस सवाल की पहली कड़ी में, इस सवाल को के जवाब को ढूंढने की पहली कड़ी में हमारे साथ इंद्र थे और थैंक यू वेरी मच इंद्र, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी और हम लोग आशा करते हैं कि आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। हम लोग का ये नया शो जो है इसका नाम है जात न जात और मैं इस पे संत रायदास ने एक कविता लिखी थी, एक दोहा लिखा था। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी पे मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उस दोहे से ही ये नाम लिया गया है। मैं एक बार उसको पढ़ देती हूँ। जात जात में जात है जो केलन में पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। तो जात न जात की पहली कड़ी में इंद्र थे हमारे साथ, सौम्या थी हमारे साथ और इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। शुक्रिया।